हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुप्त साम्राज्य शुरू हो चुका है और गुप्त साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट अपलोड भी हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम तक के जो राजा थे वहाँ तक हम लोगों ने देखा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर लंबा है, इसके दो तीन पार्ट ऑलरेडी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। आज हमारा जो है गुप्त साम्राज्य से ही संबंधित दूसरा पार्ट है। चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी उसके बारे में देखा था। फिर जो शासक थे इम्पोर्टेंट, चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे आप देख रहे हो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इनके बारे में देखा। और फिर क्या देखा था हम लोगों ने, चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तार कैसे होता है, उनका जो वैवाहिक जीवन था वो कैसा था, इसके बारे में देखा था हम लोगों ने। अभी हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शासनकाल 335 से लेकर 380 ईस्वी तक रहा है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कांच तक के बारे में बताया था कि कांच जो थे उनको चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र ही थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। कब? अपने जीवन काल में ही। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम की जब मृत्यु होती है उसके बाद कांच राजा बनते हैं और उसके बाद समुद्रगुप्त जो थे वो कांच को हटाकर गद्दी पर बैठते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्त साम्राज्य के। तो आज हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि समुद्रगुप्त का जो शासन काल था 335 से लेकर 380 ईस्वी तक का था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि समुद्रगुप्त जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। इन्होंने जो गुप्त साम्राज्य जो उत्कर्ष पे पहुंचा था समुद्रगुप्त के टाइम पे, इसके बाद आप एक शासक का नाम देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय का, उनके टाइम पे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की विजयों, राज्य विस्तार तथा चरित्र के संबंध में जानकारी के पर्याप्त साधन उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जानकारी नहीं है, ठीक है। जानकारी यहाँ पे बहुत सारी मिलती है हमें, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो एक महान राजा थे। चलिए देखते हैं क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स कि समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो समुद्रगुप्त के 2 शिलालेख और 2 ताम्रलेख से मिलती है, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख अशोक ने बनवाया था और उसी इलाहाबाद स्तंभ लेख पे प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इस लिखा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत बातें लिखी गई हैं। और उसे किसने लिखवाया है, तो समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने लिखवाया है, ठीक है। हरिसेन शांति एवं युद्ध के मंत्री थे, यानी कि संधि विग्रहक। देखिए फ्रेंड्स, जो आज भी आप देख रहे हो, जैसे कि आज हमारे रक्षा मंत्री हैं, जो कोई भी दूसरे देश से शांति समझौते पे बात करनी हुई या फिर युद्ध का कंडीशन बन रहा है तो उस पे बात करनी हुई, तो जैसे आज हमारे रक्षा मंत्री हैं वैसे ही आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हरिसेन जो थे वो शांति एवं युद्ध के मंत्री थे। जिस टाइम आज के रक्षा मंत्री को उस टाइम पे क्या बोलते थे, संधि विग्रहक, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जो उस टाइम के मंत्री हैं उसे अगर आप आज से रिलेट करके देखोगे तो एकदम से सिंपल है, बिल्कुल जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तदपार परिगृहित कहा गया है। ये एक पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त की जानकारी के लिए अन्य अभिलेख जो है फ्रेंड्स वो है एरन अभिलेख, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त का सिंहासनारोहण कब हुआ, यानी कि समुद्रगुप्त कब गद्दी पे बैठे हैं, किस प्रकार के उस समय स्थितियां थी, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने पिता का बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन उसके चरित्र बल योग्यता के कारण चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तराधिकारी चुन लिया था। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र ही थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई कांच से युद्ध लड़ना पड़ा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त की विजय के बारे में, क्योंकि इन्हें बहुत ही महान राजा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आखिर इन्होंने कौन से काम किए थे जो ये इतने महान है, चलिए वो देखते हैं।
देखिए, जिस समय समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठा, भारत की राजनीतिक स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं थी। गंगा यमुना दोआब में दोनों वंश नाग तथा वाकाटक वंश का उदय हुआ था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली वंश थे तथा उन्होंने कुषाणों की शक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी थी। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, गंगा यमुना दोआब में दो वंश, नाग वंश और वाकाटक वंश। और ये जो आप देख रहे हो गंगा यमुना दोआब, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। दोआब जो होता है वो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है, उसी को दोआब बोलते हैं। तो गंगा नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सॉरी यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड से ही, और दोनों आके कहाँ पे, प्रयाग में मिलती हैं। तो उन दोनों के रास्ते के बीच का जो जगह है वो, उस जगह को हम लोग दोआब बोलते हैं, यानी कि दो नदियों के बीच का जगह, ठीक है। तो उन क्षेत्र में, ये खास करके यूपी में हुआ था फ्रेंड्स। ये जो आप गंगा यमुना दोआब जो देख रहे हो, ये यूपी, दिल्ली, आगरा, ठीक है, इन सब जगह पे पड़ता है। तो यहाँ पे इन सब के बीच में दो वंश थे, एक नाग वंश और वाकाटक वंश, ठीक है, का उदय हुआ था, जो कि बहुत शक्तिशाली वंश थे तथा उन्होंने कुषाणों की शक्ति पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट कर दी थी। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाई तथा इस बात का पता प्रयाग प्रशस्ति से चलता है। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि पूरे चारों दिशाओं जो है सब पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और ऐसा विजय इन्होंने प्राप्त किया है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वही हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है। इसमें प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख पे समुद्रगुप्त की जितनी भी प्रशंसा की गई है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है, जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त की विजय को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से विजय हैं। पहला जो विजय है फ्रेंड्स, वो है आर्यावर्त यानी कि उत्तरी भारत की विजय, ठीक है। प्राचीन भारत में विंध्य पर्वत तथा हिमालय के बीच का क्षेत्र, जिसे उत्तरी भारत का राज्य भी कहते हैं, ये आर्यावर्त का क्षेत्र भी कहा जाता था। आर्यावर्त में समुद्रगुप्त ने 9 प्रमुख राजाओं को पराजित कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा उत्तरी भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना कर दी। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको दो चीज देखना है। पहले तो आर्यावर्त का क्षेत्र कहाँ कहाँ था, और दूसरा कि आर्यावर्त में कितने राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अगर आप पीसीएस लेवल का या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे एग्जाम में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, तो आपको वहाँ पे दिखा मिल जाएगा, ठीक है, कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में कितने राजाओं को हराया था, तो वो 9, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण भारत, मध्य भारत या फिर और भी जो जगह हैं, वहाँ पे समुद्रगुप्त ने कुछ अलग अलग राजाओं, कुछ संख्या है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। इसलिए ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्तर भारत में कितने राज्यों को उन्होंने हराया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि उन्होंने 9 प्रमुख राज्यों को हराया था, ठीक है। और इन राजाओं के नाम मैंने दे दिए हैं यहाँ पे, देख लीजिए, रुद्रदेव, मथिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदिनी एवं बलवर्मा, ये कुछ राजाओं के यहाँ पे नाम है, ठीक है। दूसरा जो विजय कहलाता है फ्रेंड्स, आठविक विजय, यानी कि आठविक का मतलब होता है जंगल। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच का जंगल वाला क्षेत्र था ये। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी आठविक राजाओं को हराया था तथा उन्हें अपना सेवक भी बना लिया था। और आठविक राज्यों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, तो आठविक राज्यों की संख्या जो थी वो 18 थी। यहाँ पे आप देखोगे हर जगह आपको नंबर मिलेंगे कि समुद्रगुप्त ने कौन से क्षेत्र में कितने राज्यों को या फिर कितने राजाओं को हराया। इसलिए मैं बार बार बोलूँगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जब आप पीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो तीसरा जो है वो दक्षिण भारत की विजय है। यहाँ पे क्या होता है कि मध्य भारत को पार कर समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ या फिर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तथा वहाँ के सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया था उन्होंने। प्रयाग प्रशस्ति में इन शासकों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है उनमें जो जो शासक समुद्रगुप्त के अधीन आए थे उनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। चौथा जो है वो सीमांत राज, यानी कि सीमा से जो सटे राज थे उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। दक्षिण भारत नरेशों को पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने सीमांत शासकों, यानी कि जैसा कि मैंने भी आपको बताया, सीमा से सटे राज्य को हराया था। यानी कि जो भी सीमा के पास जो हमारी बाउंड्री लाइन है भारत की, वहाँ पे जितने भी राज्य थे
जो नए नए राज्य का उदय हो रहा था वहां पे भी समुद्रगुप्त ने उन लोगों को भी हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, मौर्य प्रशासन के बाद, मौर्य वंश के बाद ये दूसरा ऐसा वंश था जिसने पूरे भारत पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इनमें महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन थे चलिए देखते हैं। समतट जिसे पूर्वी बंगाल या फिर बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, दवाक, बोगड़ा, दिनाजपुर है ये, कामरूप या प्रयाग ज्योतिषपुर ये असम का भाग है। ठीक है, असम का पुराना नाम या तो कामरूप भी आप बोल सकते हो या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों नाम असम के ही हैं। असम के एक भाग पे इन्होंने अधिकार किया था। नेपाल, कर्तरीपुर यानी कि आज में करतारपुर, ये जालंधर के पास है, इन सब पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। पांचवा जो है वो गणराज्य, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ शुरू से ही कुछ गणों या फिर संघों का राज था जो राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाकर बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे। यहाँ पे जैसे कि आप देखते होंगे, यहाँ पे जो मल गणराज, लिच्छवी गणराज, इन सब के आप नाम सुनते हो, वैसे ही पश्चिमी क्षेत्र में कुछ गणों का या फिर कुछ संघ का उदय हुआ था जो बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे और समुद्रगुप्त को ऐसा लगता था कि वो उनके राज्य के लिए खतरा है, आगे जाके वो आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए समुद्रगुप्त ने क्या किया, उनको भी हराना शुरू किया एक एक करके। समुद्रगुप्त ने उन्हें समाप्त कर दिया, यद्यपि वे शासक बने रहे परंतु वे समुद्रगुप्त के अधीनस्थ शासक बन गए। यहाँ पे समुद्रगुप्त के टाइम पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स कि आगे तो खैर हम लोग को मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ कि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। उसने चारों दिशाओं में, यानी कि आप जैसे कि आप नेपाल देख रहे हो, यहाँ पे बांग्लादेश, असम, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में एकदम सीमा तक इन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन इन्होंने आगे जाके क्या किया कि उदारता की नीति अपनाते हुए जो उत्तर भारत के जो राज्य थे, यानी कि उत्तर भारत पे उनका खुद का शासन चल रहा था, बाकी जो दक्षिण भारत या फिर सीमा से सटे राज्य हो या फिर कोई भी संघ हो, आठवीं राज्य हो, ये जितने भी राज्य हैं, समुद्रगुप्त ने उन राजाओं को जीतने के बाद फिर वापस कर दिया था। लेकिन बदले में उन राजाओं को क्या मिलता था, वो जो राजा लोग होते थे, एक तो समुद्रगुप्त उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे, दूसरे कि जब भी समुद्रगुप्त को जरूरत पड़ती थी, जैसे कहीं किसी क्षेत्र पे आक्रमण करने जाना है या फिर कुछ उपहार हुआ, कर हुआ, तो ये सब, इन सब चीज़ों में वो जो राजा थे दक्षिण भारत के हो या फिर आठवीं के राज्य के हो, तो ये राजा लोग क्या करते थे, ये शासक लोग उस टाइम पे समुद्रगुप्त की मदद किया करते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में लगभग 12 राज्यों को हराया था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो नंबर है उसे आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए, इसने अपने समकालीन शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को युद्ध में हराया था। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि समुद्रगुप्त ने अपने समकालीन शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। तो आपको ये शक शासक का नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, समुद्रगुप्त को समरसता यानी कि 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है, इसलिए डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिस है फ्रेंड्स कि डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि समुद्रगुप्त को वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कि आप रुद्र सिंह तृतीय को समुद्रगुप्त ने हराया था जो कि एक शक शासक थे। ये आपकी ये पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, किसने कहा है। आपको बहुत सारे हिस्टोरियन के नाम रहेंगे वहाँ पे, लेकिन आपको नाम याद करके जाना है, वो वी.ए. स्मिथ ने कहा है। ठीक है, या फिर किस राजा को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो वो समुद्रगुप्त हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने सभी जगहों पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इसके अलावा एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का नाम दत्त देवी वर्णित है। यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी, ठीक है, समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी फ्रेंड्स, उनका नाम दत्त देवी वर्णित है, और इसे कविराज यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज, कई कविताओं का रचयिता भी यहाँ पे कहा जाता है।
समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है। तो ये कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट है ये कि श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे, उन्होंने अपने एक दूत को भेजा था कहाँ पे, समुद्रगुप्त के दरबार में, और उन्होंने ये कहलवा के भेजा था कि आप अनुमति प्राप्त करें ताकि हम लोग जो गया में जो बौद्ध मंदिर है उसमें हम लोग हेल्प कर सकें या फिर अपना योगदान दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे मेघवर्मन क्या किया था ने अपने एक दूत को भेजा था, और जब दूत आता है समुद्रगुप्त के दरबार में तो दूत जो थे उनको अनुमति मिल जाती है कि आप गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए बना सकते हो, ठीक है। समुद्रगुप्त के काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं, जैसे कि गरुड़, एक पे गरुड़ का चित्र है, दूसरे पे अश्वमेध जो यज्ञ हुआ था उसका चित्र है, तीसरे पे धनुर्धर यानी कि समुद्रगुप्त को धनुर्धर के रूप में दिखाया गया है, धनुष चलाने वाले के रूप में, व्याघ्रहंता यानी कि शिकारी के रूप में, परशु एवं वीणा सारन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये भी आपके लिए वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे अश्वमेध पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम इत्यादि, ये तो आपने देख लिया कि ये अश्वमेध यज्ञ जो समुद्रगुप्त जीत रहे थे, सॉरी युद्ध जीतने के, जब वो लगातार युद्ध जीत रहे थे, जो सारे जगहों पे उन्होंने अधिकार कर लिया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इसलिए अपनी उपाधि भी अश्वमेध पराक्रमांक रख ली थी, ठीक है। अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त ने सभी जगहों पर विजय प्राप्त करने के बाद उत्तर भारत के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को वापस कर दिया, बदले में वे राज समुद्रगुप्त की जरूरत पड़ने पर मदद करते थे। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया है और देखिए आपको मिल भी गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त की विदेश नीति के बारे में। यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की सीमाओं से बाहर विदेशी राज्यों से भी संबंध रखना चाहा, जैसे कि सिंघल के साथ, समुद्र पार के द्वीप राज्यों के साथ, ठीक है। इन राज्यों के साथ वह शांति स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए उसने निम्नलिखित शर्तों पर सेवा एवं सहयोग की संधियां की थी। यानी कि जो विदेशी राज थे फ्रेंड्स, तो उन राज्यों के साथ जो विदेशी थे, यानी कि जो हमारे देश के बाहर के आसपास के जो राज थे, वहाँ पे समुद्रगुप्त अधिकार नहीं करना चाहते थे। बस वे चाहते थे कि वो जो राजा हैं वो समुद्रगुप्त के अंडर काम करे, या फिर अगर हैं पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, तो वो आपस में लड़े ना, प्रेम से रहा करे, ठीक है। तो इसके लिए समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन राजाओं के साथ कुछ संधियां भी की थी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी संधि थी। सबसे पहले तो आत्मनिवेदन, जिसे हम लोग मैत्री का प्रस्ताव, यानी कि समुद्रगुप्त ने मैत्री का मित्रता करने का प्रस्ताव भेजा था। कन्योपायन, राजमहल में सेवा के लिए कन्याओं का उपहार, ठीक है। दान, स्थानीय, दान का मतलब है स्थानीय वस्तुओं की कुछ भेंट भी की गई, और उनकी स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का आश्वासन, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे किससे जुड़े हुए, समुद्रगुप्त से जुड़े हुए। चलिए नेक्स्ट जो शासक हुए हैं समुद्रगुप्त के बाद वो रामगुप्त हुए हैं, और इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं आज रामगुप्त के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आगे जो हम लोग देखेंगे गुप्त वंश के एक बहुत ही महान शासक के बारे में, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे जो आप उपाधियां देख सकते हो, ठीक है, समुद्रगुप्त की एक पॉइंट और मैं बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रामगुप्त के बारे में। ये समुद्रगुप्त के ही पुत्र थे। यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, वैसे ही समुद्रगुप्त ने क्या किया था फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन रामगुप्त जो थे वो बड़े भाई थे, यानी कि समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे, लेकिन वो उतने योग्य नहीं थे। लेकिन जैसा समुद्रगुप्त के साथ हुआ था वैसा ही ठीक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ भी हुआ, और जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है, कांच क्या करते हैं कि वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो चलिए रामगुप्त जो है वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो अभी हम लोग रामगुप्त के बारे में देखेंगे, फिर आगे जो शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय उनके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले हम लोग रामगुप्त के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो कि एक कमजोर शासक था, ठीक है। विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्त के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह यहाँ पे पराजित हो गए थे।
शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को पाना चाहता था। ठीक है, रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला कर लिया, लेकिन यह बात चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि रामगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है फ्रेंड्स, वो रामगुप्त के छोटे भाई हैं, को ये बात पसंद नहीं आई और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा की हत्या कर दी तथा बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर दी तथा गुप्त वंश की ये गद्दी पे बैठ गए। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था रामगुप्त के बारे में, यानी कि जैसे कि कांच के बाद समुद्रगुप्त आए थे, वैसे ही रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ फ्रेंड्स। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुप्त साम्राज्य पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महान शासक थे। गुप्त साम्राज्य के सबसे महान विक्रमादित्य के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से काम किए। उसके बाद आगे कुमारगुप्त आए हैं, स्कंदगुप्त आए हैं, जो छोटे छोटे शासक हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी आपके कोर्सेज हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो हैंड, ये जो प्रिंटेड जो दिख रहा है आपको नोट्स, बिल्कुल वैसा ही नोट्स मिलेगा आपको, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।